हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू से कैसे निपटा जाए, और सबसे पहली बात, इससे डरने की जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू को लेकर आपके दिमाग में अभी तक जो भ्रांतियां हैं उन्हें निकाल दीजिए। डॉक्टर के अग्रवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उन्होंने जैसा कई दर्शकों के सवालों के जवाब में कहा, अगर बुखार नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है स्वाइन फ्लू का चेकअप भी कराने की। लोगों को सर्दी जुकाम होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, उन्हें लगता है स्वाइन फ्लू हो गया है और वो फौरन अस्पतालों की तरफ भागने लगते हैं। कुछ बच्चों में छोटे छोटे बच्चों में, या जो आदमी पहले से स्टीरॉयड खा रहा है या जिसकी इम्यूनिटी लो है, उनमें हो सकता है बुखार ना हो। तो डॉक्टर बताएगा आपको, इसमें पैनिक होने की, आम जनता को उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो क्राइटेरिया ही WHO का यही है कि बुखार नहीं तो स्वाइन फ्लू नहीं, बुखार नहीं तो स्वाइन फ्लू नहीं। बहरहाल इस पर हम एक दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल एलोपैथी की तमाम बातें रख रहे हैं। आज बाबा रामदेव को भी आपने देखा होगा, वो आयुर्वेद को लेकर आए और बाबा रामदेव ने स्वाइन फ्लू से निपटने के तरीके भी सुझाए। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा ने स्वाइन फ्लू से निपटने के नुस्खे बताए। उन्होंने ये भी बताया कि गिलोय से किस तरह इस बीमारी से निपटा जा सकता है, और साथ ही बाबा ने योग द्वारा भी स्वाइन फ्लू से बचाव की बात की। HIV, मलेरिया, डायरिया आदि जो इनसे बड़े जो मुख्य रूप से बीमारियों से मृत्यु हो रही है, हर वर्ष 3,31,00,000 लोगों की तो इन बड़ी बीमारियों से मृत्यु हो रही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि माना कि एक में मृत्यु नहीं होनी चाहिए स्वाइन फ्लू के द्वारा, लेकिन मैंने कहा वो इसको इतना ज्यादा पैनिक हम बना दें कि आदमी जो है अपने घर के लोगों से डरने लग जाए। इसको गिलोय बोलते हैं, गुर्ज बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, गड़ो बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में। ये 5 जैसे इसमें पत्ते होते हैं, ऐसी इसमें ये डंडी होती है, और इसको तोड़ो तो इसके अंदर एक लेसदार सा चिकना सा पदार्थ निकलता है। हाथ में ऐसे लगाओ तो उसमें वो जैसे दातनी में नहीं निकलता, ऐसे से निकलता है। ये आपकी पूरी दिल्ली में आपको किसी भी पार्क के आजू बाजू में मिल जाएगा। मैंने डेंगू और चिकनगुनिया के उन रोगियों को बचाया है जो मौत के करीब पहुंच चुके थे। देखिए, ये जितने भी प्रकार के ज्वर हैं जो किसी भी वायरस के द्वारा होते हैं, चाहे वो मच्छर से वायरस आता हो, उससे जो है डेंगू हो जाता हो, या जो है वो सुअर से वायरस आया उससे जो है फ्लू हो जाता हो, उसमें सबसे पहला बुखार को कम करना, आपकी खांसी को दूर करना, और जो है जो आपको बार बार छींक आ रही है, सर्दी की प्रॉब्लम हो, उसको मिटाना। ये इससे तुरंत रिजल्ट आता है। ये इतनी इफेक्टिव चीज है, तो ऐसा नहीं कि बाबा उखाड़ के खाद ले आए और मीडिया के सामने दिखा दिया कि पत्ते खाओ। इस गिलोय का मैंने प्रति वर्ष लाखों लोगों पर प्रयोग किया है। इससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर स्वाइन फ्लू कोई असर नहीं डालेगा, एकदम घोड़े की तरह दौड़ेंगे आप। और यदि अगर घुस भी गया वो फ्लू, तो कोई राक्षस नहीं है, कोई पिशाच नहीं है कि अंदर घुस गया तो मार देगा, अरे इसको खाओ, ये गिलो इसको मार देगा। स्वस्थ आदमी को रोज जैसे तुलसी के 3 पत्ते और ये गिलोय खाने का, हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति साल में 15 दिन गिलोय पीता था, तो आपको बुखार ही नहीं होगा कभी। देखिए, मैंने कहा सर्दी जुकाम जो स्वाइन फ्लू के द्वारा आपके शरीर में सिम्टम्स आ रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका एकदम कोलैप्स हो जाता है, तो आपका जो लंग का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, उसके ऊपर तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है। तो इसमें प्रतीक्षा की जरूरत नहीं, आपको 4 घंटे में एक परिणाम आ जाएगा। आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम में तभी आपका स्ट्रॉन्ग होगा जब आपका पूरा ब्लड प्रोफाइल अच्छा हो, आपका लीवर अच्छा हो, आपकी किडनी अच्छी हो, आपके फेफड़े अच्छे हो, आपका हार्ट अच्छा हो, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको ये चीज आ ही नहीं सकती। तो योग और प्राणायाम से, और जो मैंने बताया तुलसी गिलोय आदि से, आप अपने इम्यून सिस्टम को और खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते। बाबा रामदेव का भी यही कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है कि अगर हो गई है तो आपकी जान ले लेगी। डॉक्टर के अग्रवाल एलोपैथी के नजरिए से तमाम बातें लगातार आपको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये डराने वाली कोई बीमारी नहीं, स्वाइन फ्लू आम फ्लू की तरह की बीमारी। नासिर थाने से वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। नासिर, स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, 1 हफ्ता पहले मुझे बहुत तबीयत खराब हो गई थी, ठंडी और बुखार बहुत ज्यादा था। अभी भी फिलहाल मुझे इतनी ठंडी नहीं लग रही, कम है, और 104 के करीब मुझे बुखार था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे
स्वाइन फ्लू का कुछ ऐसा अंदेशा तो नहीं है, या मुझे चेकअप करवाना चाहिए? इस एक हफ्ते का बुखार है, ठंड लग के आ रहा है, अब लोगों का दिमाग मलेरिया की तरफ नहीं जाएगा, डेंगू की तरफ नहीं जाएगा, टाइफाइड मिस होंगे, मलेरिया मिस होंगे, डेंगू मिस होंगे, सब आदमी के मन में रहेगा कि कोई भी बुखार है तो वो अनलेस फ्लू अदरवाइज तो स्वाइन फ्लू है। डॉक्टर के पास जाओ, उसका काम है देखने के लिए मलेरिया तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, चिकनगुनिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है, नॉर्मल फ्लू तो नहीं है, डॉक्टर देख के बताएगा। अभी 7 दिन से बुखार हो रहा है, 7 दिन से बुखार चल रहा है, फ्लू के अंदर में 7 दिन से बुखार नहीं चलता, ठंड लग के नहीं आता, जुकाम होता है, जुकाम इनको है नहीं। तो हर आदमी क्या कर रहा है, उसको इस वक्त में सब डेंगू भूल गए, सब डेंगू भूल गए इस वक्त में। नॉर्मल डेंगू जो सीजन में चलेगा वो बारिश जैसे आज दिल्ली में बारिश आई, फिर डेंगू का थोड़ा सा कहा रहेगा, सब भूल जाएंगे, मेनिंजाइटिस लोग भूल जाएंगे इस टाइम पे। तो मेरे कहने का मतलब है स्वाइन फ्लू के चक्कर में दूसरी बीमारियां लोग जो है मिस ना कर जाए, मुझे उसका ज्यादा डर है। ये बात हम सबसे ये गुजारिश तमाम दर्शकों से करना चाहेंगे, वो यही रहा है कि स्वाइन फ्लू का इतना हो गया है कि कोई दूसरी बीमारी भी होती है जैसा मलेरिया या डेंगू, तमाम बीमारियों का जिक्र डॉक्टर के अग्रवाल भी कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है और हर बीमारी को रिलेट किया जा रहा है स्वाइन फ्लू से। अस्पताल की तरफ दौड़ लगाई जा रही है कि कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं हो गया। विनोद हमारे साथ राजस्थान से एक और दर्शक है। विनोद जी, आप भी सवाल पूछ सकते हैं अपना। विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अभी जैसे हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, जैसे रामदेव ने बोला कि गिलोय खाओ, तुलसी लो, वो इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाओगे, जैसे इम्यूनिटी कम होगी बीमारी ज्यादा भयानक होगी। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, बीमारी आपको आएगी, हल्की सी बीमारी करके निकल जाएगी। तो ये अच्छी बात है, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अच्छा खान पीन रखिए, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाने की कोशिश करिए। होम्योपैथी के लोग भी इसमें कुछ नसोड नाम की चीज बना के ट्राई कर रहे हैं, उनका अपना वैक्सीन थेरेपी है, उनकी अपनी थेरेपी है, जो कि लोगों को उसके अंदर में भी रिसर्च करनी चाहिए। आयुर्वेद के अंदर में क्या है, वात, पित्त, कफ 3 चीजें होती हैं। तो ये बीमारी जो है ये वात की है, वात बढ़ेगा तो नेजल जो आपको जो है फ्लू बढ़ेगा। यही वात जब जाके गाढ़ा हो जाएगा तो पित्त बन जाएगा, और यही जाके खूब सारे सिक्रेशन निकलेंगे तो कफ बन जाएगा। तो ये वात, पित्त, कफ तीनों चीजों के साथ में फ्लू आ सकता है। तो पतले दुबले लोगों में आयुर्वेद के अनुसार में वात ज्यादा होगा, जिनको वात की टेंडेंसी ज्यादा है उसके अंदर में ज्यादा होगा। तो आयुर्वेद वाले बोलेंगे कि हम वात को स्टेबलाइज करें ताकि फ्लू जो है इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाए। तो हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन टेमीफ्लू सिर्फ एलोपैथी के अंदर नहीं है, टेमीफ्लू आयुर्वेद में नहीं है, टेमीफ्लू होम्योपैथी में नहीं है। मतलब आयुर्वेदिक टेमीफ्लू अवेलेबल नहीं है, होम्योपैथिक टेमीफ्लू अवेलेबल नहीं है। तो सारी पैथीज मिलकर रिसर्च करें, ये टाइम है। होम्योपैथी को दिखाने का मैं कुछ कर सकता हूँ, आयुर्वेद को दिखाने का मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस बेस होना चाहिए ताकि किसी भी आदमी का नुकसान ना हो। लेकिन स्वाइन फ्लू के वायरस की हम बात कर रहे थे, H1N1 ये जो वायरस है कैसे आपके शरीर में अटैक करता है, ये आपको हम एक वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। वायरस के अटैक से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है और बाद में ध्यान नहीं देने पर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते मौत भी हो सकती है। H1N1 वायरस का टीका बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये वायरस बार बार अपनी फॉर्म को बदल देता है, ये म्यूटेट करता है। मुझे लगता है आप इस पर बेहतर बता पाएंगे किस किस्म का ये वायरस है और कैसे दूसरी बीमारियों के या दूसरे वायरस से अलग है। ठीक है, वायरस का मतलब क्या होता है, अगर आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज मालूम हो, कंप्यूटर के अंदर में आप एक सॉफ्टवेयर लिखते हो, उस सॉफ्टवेयर के अंदर में आप एक कमांड लिखते हो, लैंग्वेज लिखते हो, उसमें अगर एक वर्ड आपका चेंज हो जाए तो पूरा कंप्यूटर चेंज हो जाए, पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। उसी तरीके से मेरे जीन्स होते हैं, डीएनए के अंदर में जीन्स होते हैं, जीन के अंदर में मेरी कमांड्स होती हैं, वो कमांड इज लाइक ए कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर मेरे शरीर में एक कमांड गलत हो जाए तो मेरी आंखें काले के बदले नीली हो जाएंगी, दूसरी कमांड चेंज हो जाए तो मेरा साइज छोटा हो जाएगा, ये कमांड बढ़ गई तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी। तो ये हमारे जीन्स को हम बोलते हैं जीन्स। तो एक पर्टिकुलर चेंज को हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन का मतलब है कि जो चेंज नहीं होना चाहिए हो गया, किसी भी कारण से हो, चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर हो, चाहे जेनेटिक फैक्टर्स हो, चाहे कोई भी कारण हो। म्यूटेशन का मतलब होता है कि उसने अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर लिया। जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं उसमें म्यूटेशन हर साल होते हैं। इसमें H प्रोटीन है, N प्रोटीन है। इसमें म्यूटेशन होने के बाद में जो वायरस सुअर में रहना चाहिए आदमियों में नहीं रहना चाहिए, अब वो वायरस का म्यूटेशन हो गया, अब वो वायरस आदमियों में भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा वायरस किसी सुअर के अंदर में, एक वायरस सुअर का था, एक वायरस आदमियों का था, दोनों वायरस ने अंदर जाके शादी कर ली किसी सुअर के अंदर में, और जो नई प्रजोनी म्यूटेशन निकल के निकली उसमें दोनों की कैपेसिटी हो गई, सुअर को भी ह्यूमन को भी। एक बार को ह्यूमन से हो गया तो ह्यूमन से ह्यूमन हो गया। तो ये चीज तो होती रहेंगी। कहते तो ये है कि हर कुछ
डिकेड के बाद में इन्फ्लुएंजा के पेंडेमिक तो आने हैं। ये तो